हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। जैसे कि हम जानते हैं, कल हमारा पेपर है सीआरएसयू का बीएड सेकेंड ईयर। तो पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम हम एक कंप्लीट रिवीजन में दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या आ सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। थ्योरी बेसिस पे ही होगा, एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम एमसीक्यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंसेप्ट बेसिस है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है पाठ्यक्रम। हमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि करिकुलम जो है वर्ड कहाँ से आया है। करिकुलम वर्ड जो है लैटिन से आया है, और लैटिन वर्ड क्या था, क्यूरेर। लैटिन वर्ड क्या था, क्यूरेर। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन यानी क्यूरेर से हुई है। क्यूरेर का अर्थ क्या है, क्यूरेर का अर्थ है दौड़ करना या फिर भागना। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है क्यूरेर का मतलब क्या है, और क्यूरेर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्यूरेर वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है, दौड़ के मैदान में कोई व्यक्ति दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वैसे ही पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा कोई एम नहीं होगा, सबसे पहले एम होना बहुत ज़रूरी है। अगर एम नहीं होगा तो वो प्राप्त भी नहीं कर सकता। ठीक है, एक लक्ष्य को तय करना पड़ता है, एक एम को तय करना पड़ता है कि ये मुझे कंप्लीट करना है सिलेबस। अगर कोई सिलेबस नहीं होगा, कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, कोई करिकुलम नहीं होगा, तो हम अपने लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम होना बहुत आवश्यक है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फिर सेकंड है, अध्यापक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। अध्यापक क्या है, अध्यापक क्या करता है प्रयास करने का, कि बच्चे को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखा जा सके, मानसिक रूप से भी, बस यही प्रयास करता है। तो आपसे ये चीज़ पूछ लेगा। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं, आप फटाफट देख लें ये वीडियो। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, क्योंकि एज़ यू नो कि कल एग्ज़ाम है। तो इसके बाद एक और वीडियो डालूंगी जो कि बहुत ब्रीफ होगी, आदर्शवाद। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और जितने भी वाद हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। तो सेपरेट सेपरेट वीडियो डालूंगी, सबकी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो होंगी, आप देख सकते हैं। सुबह पेपर है, क्योंकि आप इतना बड़ा जो है पढ़ नहीं पाएंगे, तो मैंने इसमें शॉर्ट शॉर्ट जो जिससे एमसीक्यूज आ सकते हैं वो डाले हैं। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को दिशा निर्देश के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम जो करिकुलम है हमारा, उसमें अध्यापक क्या करता है, उसमें क्या करता है, स्वतंत्र रूप से अपने अनुभव को जोड़कर छात्रों को एक्सप्लेन करता है वो चीज़, ताकि वो चीज़ जो है छात्रों को अच्छे से समझ आ जाए। और दिशा निर्देश करता है, निर्देश देता है उनको कि ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, जिससे वो अच्छे से कर पाए। ठीक है, फिर कनिंघम के अनुसार, अब आपसे पूछ लेगा कि किसके अनुसार अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने छात्र को कला अपने उद्देश्य के अनुसार विकसित या प्रदान करती है। ठीक है, अध्यापक के हाथ में ही सब कुछ होता है कि जो वो अपनी कला है, छात्र को अपनी कला दे सके और उसको प्रदान करे। उसका उद्देश्य जो भी है, करिकुलम पाठ्यक्रम को पूरा कराना हो, या फिर बच्चे का विकास करना हो शारीरिक, मानसिक व अन्य तरहों से, तो वो किसने कहा है कि अध्यापक के हाथ में वह साधन है, कनिंघम ने कहा है। ठीक है, कनिंघम के अनुसार, कनिंघम ने ये परिभाषा दी है कि पाठ्यक्रम को पूरा करना या पूर्ण करना ये अध्यापक के हाथ में होता है, कि वह अपनी कला को कैसे छात्र तक पहुंचा सकता है, कैसे उसका विकास कर सकता है। ठीक है, फिर आगे है, पाठ्यक्रम का संकुचित और व्यापक दो तरह से होता है। एक संकुचित अर्थ होता है, एक व्यापक अर्थ। अब देखेंगे संकुचित अर्थ में क्या है और व्यापक अर्थ में क्या है। संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम केवल पाठ्यचर्या से अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, विभिन्न विषयों के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों के तथ्यों की सीमा और विस्तार निश्चित कर दिया जाता है। इसमें क्या, संकुचित में क्या करा जाता है, सिर्फ पाठ्यचर्या की, भाई कहाँ तक पढ़ाना है फर्स्ट क्लास में, ये नहीं कि पूरा संज्ञा के 4 भेद हैं, 5 भेद हैं तो सारे करवा दें। तो
ये चीज़ों को तय किया जाता है कि कहाँ पर। सबसे पहले संज्ञा में सिर्फ व्यक्तिवाचक जातिवाचक कराया जाता है, यानी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कराया जाता है। फिर अगली क्लास में कराया जाता है धीरे धीरे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावात्मक। ठीक है, तो ये संकुचित रखा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक करवाना है, ये निश्चित किया जाता है बस। और व्यापक अर्थ में क्या है, सभी अनुभवों से लिया जाता है, मतलब अपने अनुभवों को जोड़कर भी छात्रों को बताया जाता है, जिन्हें बालक अपनी रुचियों और आवश्यकता से विभिन्न क्रियाओं द्वारा कक्षा के अंदर या फिर बाहर हर समय प्राप्त करता रहता है। और व्यापक में सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि बाहर भी वो ज्ञान को प्राप्त करता रहता है पाठ्यक्रम के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद है पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में क्या डिफरेंस है। पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम जो है बिल्कुल देखने में एक जैसा लगता है। पाठ्यक्रम है होल सिलेबस, मतलब पूरा जो फर्स्ट क्लास में कराए जाने वाला है या सेकंड क्लास में कराया जाना है, पूरा होल सिलेबस को पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है, चाहे वो ईवीएस हो, विभिन्न विभिन्न विषयों को पूरा सारा जितना भी सिलेबस है। और पाठ्य वस्तु क्या है कि एक सिलेबस का या फिर एक बुक का एक चैप्टर। ठीक है, पाठ्य वस्तु उसको कहते हैं। एक बार हम बुकिश लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम का एक केवल भाग है, जो पाठ्यक्रम में एक भाग है उसका। ठीक है, सिलेबस का एक पार्ट सिर्फ, जैसे पुस्तक में एक चैप्टर हो गया। ठीक है, पूरी पुस्तक क्या होगी, हमारा पाठ्यक्रम, और पूरी पुस्तक का एक भाग जो होगा वो पाठ्य वस्तु होगा। ठीक है, पाठ्य वस्तु में सैद्धांतिक ज्ञान का स्वरूप होता है। और हाँ, ये बता दूं कि जो अध्यापक होते हैं वही पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं और फिक्स्ड करते हैं कि क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या नहीं, उनको अधिकार होता है ये पूरा। ठीक है, पाठ्य वस्तु में सैद्धांतिक ज्ञान का स्वरूप होता है। पाठ्य वस्तु का पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षाविद करते हैं। ठीक है, कौन करता है, शिक्षाविद करते हैं। तो ये आपको आ सकता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है, शिक्षाविद करते हैं। फिर है पाठ्य वस्तु में ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है। और पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों की ओर ध्यान दिया जाता है, कौशलात्मक तथा भावात्मक सभी पक्षों में संबंधित क्रियाएं होती हैं। पाठ्यक्रम में सब चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन पाठ्य वस्तु में सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को देखा जाता है। पाठ्य वस्तु में विषय से संबंधित क्रियाएं होती हैं। पाठ्य वस्तु में क्या होता है, सिर्फ एक विषय से संबंधित क्रियाएं होती हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में क्या होता है, सभी को ध्यान में रखकर संतुलित विकास किया जाता है छात्र का। ठीक है, उसमें शारीरिक, बौद्धिक, ज्ञानात्मक सभी प्रकार के आध्यात्मिक विकास होते हैं छात्र के। ठीक है, बैलेंस किया जाता है। लेकिन पाठ्य वस्तु में सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष से और एक विषय से संबंधित क्रियाएं होती हैं। पाठ्य वस्तु का क्षेत्र सीमित होता है, एक लिमिट होती है पाठ्य वस्तु की, लेकिन पाठ्यक्रम का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। देन आगे है पाठ्यक्रम की पुरानी अवधारणाएं। पाठ्यक्रम की पुराना सिलेबस जो है हमारा किस प्रकार होता था। देखिए, एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट करिकुलम, यानी पाठ्य वस्तु की पुरानी अवधारणाएं, और एक है पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणाएं, यानी न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। इन दोनों को ही देख लेते हैं हम। इसका डिफरेंस बिटवीन आता है थ्योरी वाले पेपर में, एक बार देख लेते हैं। प्राचीन जो पाठ्यक्रम की धारणाएं हैं, प्राचीन पाठ्यक्रम का अर्थ केवल विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना होता है। जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है वो मिलता है प्राचीन से। जैसे हमें महाभारत, रामायण और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो क्या है, प्राचीन पाठ्यक्रम की धारणाएं हैं। पाठ्यक्रम की प्राचीन अवधारणाओं में केवल विषय वस्तु को महत्व दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ विषय वस्तु को महत्व दिया जाता है। फिर पाठ्यक्रम की प्राचीन अवधारणाएं में रटने पर बल दिया जाता है। जब पुरानी अवधारणाएं थी, हमें बोल बोल कर हमें रट्टा मरवाया जाता था कि 2 1 2 3 1 3 ऐसे हमें करवाया जाता था, तो वो गलत प्रक्रिया है। अब आधुनिक प्रक्रिया में ये सब चीज़ें नहीं होती, उसमें सिर्फ कौशल, भावात्मक और समझ के ऊपर ध्यान दिया जाता है आधुनिक में। लेकिन पुराने पाठ्यक्रम में क्या था, रटने पर बल दिया जाता था। प्राचीन मतलब पुराने पाठ्यक्रम की धारणा में शिक्षण जो है, शिक्षण पद्धति जो है वो परंपरागत
रूप से प्रयोग होती थी, जैसे भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि आदि। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक न्यू पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है, उसमें आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, जैसे वाद विवाद विधि, समस्या विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि, परियोजना विधि। आपसे पूछ लेगा कि ये विधि प्राचीन पाठ्यक्रम की है या नए पाठ्यक्रम की है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कौन सा है। फर्स्ट है, इसमें पॉइंट क्या होता है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान की ओर ध्यान दिया जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। ठीक है, जैसे हो गया रामायण वगैरह, ये सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। और विषय विषय वस्तु की ओर महत्व दिया जाता है, विषय वस्तु की ओर महत्व दिया जाता है। और फिर थर्ड पॉइंट होगा हमारा कि रटने पर बल दिया जाता था। ठीक है, फिर रट्टाफिकेशन कराया जाता था, हमें पता है पहले से ही रट्टा मरवाया जाता था, फिर जो कि बिल्कुल ही गलत है। और किस पर बल दिया जाता था, किस प्रकार का शिक्षण जो है, किस प्रकार की शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता, भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। ठीक है, सिर्फ पाठ्यपुस्तक ही पढ़ाई जाती थी और भाषण दिया जाता था, भाषण विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। ठीक है, भाषण विधि और पाठ्यपुस्तक विधि, यहां लिख देती हूँ, पाठ्यपुस्तक विधि। ठीक है, ये हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया जाता था, विषय वस्तु की ओर महत्व दिया जाता था, रट्टा लगवाया जाता था, और भाषण विधि और पाठ्य पुस्तक की ओर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार हम न्यू कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जो अब हमारा आधुनिक कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधुनिक अवधारणा में पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक तो होता ही है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की संतुलित और सामंजस्य जानकारी भी प्राप्त होती है। कौन कौन से तीन है, सैद्धांतिक, एक है सैद्धांतिक, प्लस व्यवहारिक, प्लस सामंजस्य, समाज में कैसा जो है रोल होना चाहिए वो भी सिखाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा आधुनिक है। फिर सेकंड है, जो पाठ्यक्रम है उसकी नई अवधारणा में विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है, सभी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। आपने ड्रेस कैसा ड्रेसअप किया है और क्लीन है या नहीं, आप कैसे हैं, व्यवहार में आता है ना, A+ ग्रेडिंग दी जाती है, रिपोर्ट कार्ड में ग्रेडिंग दी जाती है आजकल, कि कैसा टीचर्स से व्यवहार है, होमवर्क पूरा होता है नहीं होता, प्रॉपर होता है नहीं होता, और हॉलीडे होमवर्क। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, बच्चों के साथ कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, इन सब चीज़ों पे ग्रेड दिए जाते हैं। तो वही हो गया आधुनिक पाठ्यक्रम की धारणाएं। फिर तीसरा पॉइंट है समझ, कौशल और भावात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ रटने पर बल दिया जाता था, इसमें समझ, कौशल और भावात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। फिर फोर्थ है, आधुनिक पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे वाद विवाद विधि, समस्या विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, और परियोजना समस्या विधि, परियोजना विधि। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे एक उदाहरण देके वाद विवाद विधि जो है कौन से पाठ्यक्रम में कौन से पाठ्यक्रम की अवधारणा है ये पूछ लेगा और ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद है पाठ्यक्रम के 5 लाभ कौन से होते हैं। 5 लाभ यानी करिकुलम से हमें क्या लाभ होता है, क्यों सीधा पढ़ाना शुरू क्यों नहीं कर देते, कोई सिलेबस क्यों होता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम जो है इसके 5 लाभ बताए गए हैं। जो अगर लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक ली है आपने तो उसमें 5 लाभ बताए गए हैं। शिक्षा की प्रक्रिया का व्यवस्थित होना,
एक व्यवस्थित मतलब पाठ्यक्रम एक ऐसा लेखा जोखा है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के किस स्तर पर, जैसे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आदि विद्यालयों में किन किन पाठ्य विषयों को कितना ज्ञान एवं किन क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, संज्ञा पढ़ानी है प्राथमिक लेवल पर तो उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना बच्चा पढ़ सकता है, ये नहीं कि पूरे सब भेद पढ़वा दिए। ठीक है, तो वो तय किया जाता है पाठ्यक्रम के द्वारा। फिर है शिक्षा का स्तर समान रहना, यानी मेंटेन्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। निश्चित पाठ्यक्रम से पूरे समाज की शिक्षा का स्तर समान रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें शिक्षा में सुधार की सही दिशा प्राप्त होती है। अनिश्चित पाठ्यक्रम की स्थिति में हम शिक्षा के स्तर के उठने या गिरने के कारणों का पता नहीं लगा सकते और उस स्थिति में शिक्षा में सुधार नहीं लाया जा सकता। ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षा का स्तर पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें पता नहीं होगा कि शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए तो हम अपनी शिक्षा नीति में कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो हमें पाठ्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है बनाना उसके लिए, शिक्षा का स्तर मालूम करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा रिजल्ट देख के बच्चे का कि बच्चा वो चीज़ को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो फिर उस हिसाब से हम दोबारा पाठ्यक्रम में चेंज करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, उसका स्तर मालूम हो जाता है पाठ्यक्रम के द्वारा। उद्देश्य की प्राप्ति संभव होती है, मतलब रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम्स फीएसिबल। पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा किया जाता है तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जैसे अगर सिलेबस पूरा हो जाता है, जितना हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वो सिलेबस पूरा हो जाता है, तो हमें शिक्षा को जो उद्देश्य हैं, उसके निर्माण का उद्देश्य है वो पूरा करने में सहायता मिलती है। ठीक है, उद्देश्यों की प्राप्ति, अपने एम को हासिल करने के लिए मदद मिलती है। इस संदर्भ में हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि कोई निश्चित पाठ्यक्रम हो तो हम यह नहीं जान पाते कि किन विषयों के ज्ञान और किन क्रियाओं के प्रशिक्षण से हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं और कौन सी क्रियाएं निरर्थक हैं। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा हम कुछ भी पढ़ेंगे। और जैसे अब टीचिंग बनने के लिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वही पढ़ते हैं ना। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हम कुछ भी पढ़ेंगे, डॉक्टर की बुक्स ले लेंगे या फिर कुछ भी पढ़ेंगे, तो फिर हमारी जो एम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी है। समय और शक्ति का सदुपयोग होना, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। निश्चित पाठ्यक्रम अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के कार्य को निश्चित कर देता है। इससे अध्यापकों को पता रहता है कि उन्हें विद्यार्थी को क्या सिखाने में सहायता करनी है, विद्यार्थियों को यह पता रहता है कि उन्हें क्या सीखना है। ठीक है, पाठ्यक्रम होता है तो एक सिलेबस, मैम अगर बच्चों का जैसे कोई टॉपिक रहता है, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं ना मैम ये वाला टॉपिक रहता है हमारे सिलेबस में, ये वाला टॉपिक है और ये पूरा नहीं होता, तो पूरा नहीं हुआ है, तो बच्चे को भी पता रहता है कि हमारे सिलेबस में ये चीज़ है हमें सीखनी है और वो टीचर को पढ़ाना है, ये भी पता रहता है कि टीचर को क्या पढ़ाना है। ठीक है, उस चीज़ में मदद मिलती है और टाइम सेव होता है। ये टाइम व्यर्थ नहीं होता कि क्या पढ़ाना है यही ढूंढने में टाइम लग जाए या फिर कुछ भी पढ़ाए टीचर। ठीक है, तो वो टाइम वेस्ट कहा जाएगा। तो इसीलिए टाइम जो होता है और एनर्जी जो होती है वो सेव होती है, उनका सही इस्तेमाल होता है, सदुपयोग होता है। अध्यापक अथवा विद्यार्थी किसी को भी भटकने की गुंजाइश नहीं रहती, वो भटकता नहीं है, उनको पता रहता है कि उनको क्या पढ़ना है, कुछ गलत टॉपिक नहीं पढ़ता। ठीक है, इस पाठ्यक्रम होता है तो वो सारे टॉपिक अप्रोप्रिएट पढ़ सकता है और किन विषयों को कितना टाइम देना है वो भी उसको पता रहता है। शिक्षा की प्रक्रिया बड़ी सुचारू रूप से चलती है और अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों ही निश्चित समय में निश्चित कार्यों को पूरा करते हैं। इससे समय और शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है। ठीक है, फिर अगला है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना, फुलफिल्स साइकोलॉजिकल नीड्स।
यानी निश्चित पाठ्यक्रम से बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सप्रयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना बढ़ती है। पाठ्यक्रम का निर्माण इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसीलिए बच्चे उसे पूरा करने में रुचि दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त जब बच्चे एक निश्चित कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर लेते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है और उत्साह में आगे बढ़ते हैं। यदि अगर सिलेबस जो है, करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम हमारा पूरा हो जाता है तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है, बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो एक दिमाग पर जो है एक हैप्पीनेस लाता है, प्रसन्नता लाता है। ठीक है, तो उस से भी देखें तो पाठ्यक्रम जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये एक लाभ है। अगर वो अच्छा हो जाएगा, मतलब कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, एक बच्चा खुश हो जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मेरा कोई पार्ट बचा नहीं है, मेरे को सब आता है, और मतलब उसको एक हैप्पीनेस महसूस होती है और रिवीजन फिर बच्चा करता है तो और अच्छे से वो पाठ्यक्रम को समझ पाता है, अपने डाउट्स क्लियर कर पाता है उसी विषय में। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम के 5 लाभ हो गए। शिक्षा की प्रक्रिया का व्यवस्थित होना, शिक्षा का स्तर समान रहना, उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है, समय और शक्ति का सदुपयोग होना, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना। फिर है आदर्शवाद, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट। आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है, इसको ब्रीफ में करेंगे क्योंकि इससे हमने मॉक टेस्ट में भी देखा था कि काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, इनके विद्वानों के नाम आए हुए थे कि किसने क्या कहा है, जो कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजिंग लगा। और मॉक टेस्ट जो है मैंने रिकॉर्ड किया है, मॉक टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके क्या आंसर होंगे, डाउट्स भी क्लियर करूंगी साथ में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।